बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। किसान संगठनों ने पूरे पंजाब और देश भर के अंदर केंद्र सरकार और कॉर्पोरेट घरानों के पुतले फूके हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे किसानों को गिरफ्तार भी किया गया है, हिरासत में लिया गया है, जिसको लेकर लगातार विरोध जारी है। और इस बीच दोस्तों एक और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर अंकित दास समेत 3 लोगों ने कोर्ट में जमानत की याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने जमानत की याचिका को खारिज करते हुए इन तीनों को दिया है तगड़ा झटका। इसी के साथ में आपको बताएंगे सिंगू बॉर्डर हत्याकांड मामले को लेकर बीजेपी के नेता और गोदी मीडिया के लोग बॉर्डर खाली कराने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी याचिका दाखिल की गई है। दोस्तों इसको लेकर भी क्या अपडेट है, इसकी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सिंगू बॉर्डर पर हुए हत्याकांड मामले को लेकर 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ में बताएंगे एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के बारे में, जिसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, किसकी सरकार बनने जा रही है, 5 राज्यों के अंदर कौन कौन सी राज्यों के अंदर किस किस की सरकार बनने जा रही है, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। एक एक करके चलेंगे सभी महत्वपूर्ण समाचार की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत के किसानों के आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हुए एमएसपी पर कानून बनाने का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि सिंगू बॉर्डर और हुए हत्याकांड के मामले को लेकर किस तरह की साजिश देखते हैं। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं दोस्तों सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें सिंगू बॉर्डर लिंचिंग मामले को लेकर किसान नेताओं ने बड़ा फैसला लिया है, जहां पर विरोध स्थल पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे किसानों की तरफ से लगाए जाएंगे। सिंगू बॉर्डर पर एक व्यक्ति की पीट कर हत्या करने के मामले को लेकर किसान नेताओं ने शनिवार को प्रदर्शन स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाकर वॉलंटियर की संख्या बढ़ाने को लेकर फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों शनिवार को कहा गया कि वे प्रदर्शन स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वॉलंटियर को नियुक्त करेंगे। इस घटना का केंद्र के तीनों कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिन लोगों ने ये निर्मम हत्या की है उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और पुलिस की कार्रवाई में पूरी तरह से सहयोग भी किया जाएगा। एसकेएम ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि उनका दूर दूर तक इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रदर्शन स्थल की सुरक्षा को लेकर और भी कदम उठाए जाएंगे। पुलिस के साथ सहयोग किया जाएगा और स्थिति को और मजबूत और ठीक करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी करने के लिए हम पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग करेंगे। और ऐसे में दोस्तों कुल मिलाकर किसान नेताओं की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है, अपने आप में एक किसान नेताओं के संवेदनशीलता को दिखाती है और इस पूरे मामले को लेकर लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस का सहयोग करने के साथ साथ अपने स्तर पर भी कई सारे कदम उठाए जाने के इस फैसले को सराहना चाहिए। आप लोग की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें किसान संगठन ने पंजाब के साथ साथ देश भर के अंदर केंद्र सरकार और कॉर्पोरेट घरानों के खिलाफ जोरदार पुतले फूके हैं और जमकर विरोध किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने देशव्यापी विरोध का ऐलान किया था। 32 किसान संगठन की तरफ से 16 तारीख यानी बीते दिन देश भर के अंदर मोदी सरकार और कॉर्पोरेट घरानों का विरोध करने के लिए कहा गया था और ऐसा होता हुआ भी दिखाई दिया। पंजाब के अंदर 550 स्थल पर पुतले फूके गए, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई जगह पुतले फूकते हुए किसान दिखाई दिए। हालांकि 1-2 जगह पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए पुतला छीन कर ले जाया गया और यहाँ तक कि उन लोगों को भी हिरासत में लिया गया जो लोग पुतला फूकते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी के साथ में आपको बताते चले, लखीमपुर हत्याकांड मामले को लेकर अंकित दास समेत 3 को झटका लगा है। कोर्ट ने खारिज कर दी जमानत याचिका। दरअसल दोस्तों लखीमपुर खीरी मामले को लेकर महीने की शुरुआत में हुई हिंसा पर आरोपी अंकित दास समेत 3 आरोपियों को झटका लगा है। तिकोनिया मर्डर केस के मामले को लेकर लखीमपुर खीरी की सीजेएम कोर्ट ने अंकित दास, लतीफ और शेखर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेरी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को सीजेएम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया था। रविवार यानी आज 10 बजे तक अंकित दास समेत तीनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी की रिमांड खत्म होने जा रही है। ऐसे में एक बार फिर से तीनों को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजने की मांग की जाएगी। तीनों आरोपियों को 3 दिनों तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया था। और इस बीच एक और जानकारी है, जिसमें सिंगू बॉर्डर हत्याकांड मामले को लेकर 2 और निहंगों को पुलिस ने पकड़ा है। दरअसल दोस्तों 2 आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बताते चले कि जो बड़ी अपडेट है उसकी माने तो सिंगू बॉर्डर में जिस तरह की कुकृत्य और बर्बरता की गई थी, उसके बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले पर आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और जानकारी है, जहां पर फतेहपुर की जनता का आक्रोश बीजेपी के स्टार प्रचारकों पर भारी पड़ गया है। दरअसल दोस्तों फतेहपुर कांग्रेस उपचुनाव के प्रभारी राजेंद्र राणा ने कहा कि अब महंगाई व बेरोजगारी को लेकर फतेहपुर की जनता बीजेपी से इतनी नाराज है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों को विरोध झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शनिवार 16 अक्टूबर को राजा का तालाब में आयोजित बीजेपी की जनसभा में खाली कुर्सियां देखकर सेलिब्रिटी स्टार केंद्रीय मंत्री की हवाइयां उड़ गई। कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के तमाम प्रयास पूरी तरह से विफल दिखाई दिए। ये जानकारी है हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां पर बीजेपी बड़े बड़े नेताओं को कार्यक्रम में उतार रही है, लेकिन जनता का समर्थन दिखाई नहीं दे रहा है। केंद्रीय मंत्री भी खाली कुर्सियों को संबोधित करते दिखाई देते हैं। एक और अपडेट की माने तो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बड़े दावे और अपनी छाती पीठ थपथपाते दिखाई देते हैं। आपको बताते चले कि नरेंद्र मोदी सरकार तकरीबन 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने
देने की बातें करती है और बड़े बड़े कार्यक्रम को आयोजित करते हुए ढोल बजाकर जनता के बीच में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी का कोई एक नेता नहीं है जो इस पूरे मामले पर अपनी पीठ न थपथपाता हो। यहाँ तक कि कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है। लेकिन दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि क्या देश के अंदर इतने लोग गरीब हैं जिन्हें राशन दिया जा रहा है? आपको बता दें कि ये सवाल एक और है जिसका जवाब नरेंद्र मोदी सरकार को देना है। लेकिन दूसरी और भी गंभीर ये सवाल है क्योंकि 2020 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया था जिसमें बताया गया कि देश की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से पीछे भारत चला गया है। यानी भारत के अंदर सबसे ज्यादा भुखमरी के शिकार लोग हैं। 101वें स्थान पर स्थिति देश की पहुंच गई है जो काफी भयावह स्थिति है, काफी खराब स्थिति है। और ऐसे में दोस्तों इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पूरे मामले पर सवाल खड़ा करते हुए कह दिया कि ये जो रिपोर्ट छपी है ये अनसाइंटिफिक तरीके से की गई है। यानी इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स को लेकर बड़े बड़े दावे करते हुए कहती है कि हमारी सरकार ने इतने अच्छे बिजनेस रिफॉर्म किए हैं कि आज देश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छी स्थिति में है, 65-66वें नंबर पर पहुंच गया है। लेकिन दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब दूसरी सर्वे कराए जाते हैं और देश के अंदर भुखमरी के हालात को लेकर सरकार को आईना दिखाया जाता है तो उस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया जाता है। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। एक और जानकारी है जहाँ पर दोस्तों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आपको पता है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव होंगे जैसा कि आप लोग जानते हैं। दोस्तों डीवी लाइव न्यूज की तरफ से कराए गए सर्वे ओपिनियन पोल में दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को केवल 149 से लेकर 157 सीटें मिल रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी 189 से लेकर 197 सीटें जीत सकती है। बसपा को 16 से 24, कांग्रेस पार्टी को 25 से 33 और अदर्स को 4 से 12 सीटें मिल सकती है। इसी के साथ मैं आपको बता दें कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है। इस सर्वे की माने तो बीजेपी को 26 से 28 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 38 से लेकर 40 और अन्य पार्टी को 3 से 5 सीटें मिल सकती है। जबकि गोवा के अंदर कांग्रेस पार्टी को 20 से 22 सीटें, यानी यहाँ पर भी 40 में से 22 सीटें कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी के लिए मिल सकती है। इसी के साथ में मणिपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी को 29 से लेकर 31 सीटें मिल सकती है, बीजेपी को 17 से 19 सीटें और अदर्स को 11 से 13 सीटें मिल सकती है। जबकि दोस्तों पंजाब में कांग्रेस पार्टी को 73 से 75 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को 17 से 19 सीटें, आम आदमी पार्टी को 22 से 24 सीटें, बीजेपी को 0 और अदर्स को 1 से 3 सीटें मिल सकती है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के दावे डीवी लाइव ओपिनियन पोल की तरफ से कराए गए हैं। इस पर आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें मध्य प्रदेश के अंदर ट्रांसमिशन कंपनी भी अब अडानी के कब्जे में। 35 साल तक मध्य प्रदेश की बिजली कंट्रोल करेगा अडानी समूह। केंद्र सरकार के सत्ता में आने के बाद देश के सरकारी संस्थानों और कंपनियों का निजीकरण जोर शोरों पर चल रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआती दिनों में देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ऐलान किया था कि केंद्र सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रही है, इसीलिए देश के अंदर कई सरकारी संपत्तियों को लीज पर दिया जाएगा, लॉन्ग टाइम लीज पर दिया जाएगा, 40-40, 45-45 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। इसी खबर के बीच में देश के दूसरे सबसे बड़े व्यापारी गौतम अडानी जल्द ही एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी पर अपना कब्जा जमाने वाले हैं। बीते कुछ समय से गौतम अडानी तेजी से देश की सरकारी संपत्ति का अधिग्रहण कर रहे हैं। अब अडानी ग्रुप मध्य प्रदेश पावर प्लांट ट्रांसमिशन कंपनी के अधिग्रहण करने को लेकर पूरी तैयारी कर चुके हैं। 1200 करोड़ रुपए में इस पूरे पावर ट्रांसमिशन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसी के साथ में 35 साल के लिए लीज पर दिया गया है। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय लोक दल का घोषणा पत्र जारी हो गया। भूमिहीन किसानों को सालाना 15,000 रूपए देने को लेकर ऐलान कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव अब कुछ ही दिन बाकी है। तमाम राजनीतिक दल मैदान में है। नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक दल सबसे पहले अपना मैनिफेस्टो लेकर जनता के सामने आया है। राष्ट्रीय लोक दल के प्रवक्ता शाहिद सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 7 अक्टूबर से हमारी जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। जमीन पर बहुत भारी परिवर्तन चल रहा है। मीडिया को अभी एहसास नहीं हुआ है। जयंत चौधरी हर रोज 2-3 सभाएं कर रहे हैं। लोग अपना पैसा लगाकर हमारी सभाओं में आते हैं। हमने सामाजिक परिवर्तन के लिए जो सोचा है वैसा ही हमें दिखाई देता है। सिद्दीकी ने आगे कहा कि हम अपने मैनिफेस्टो में सबकी राय ले रहे हैं। हम हर सरपंच से सुझाव ले रहे हैं। हम 22 संकल्पों के साथ जनता के बीच में जाएंगे। राष्ट्रीय लोक दल अपना घोषणा पत्र 31 अक्टूबर को लखनऊ में जारी करेगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ये कि किसान सम्मान निधि जो केंद्र सरकार से मिल रही है वो सालाना 6,000 रूपए है, जिसको हम बढ़ाकर 12,000 कर देंगे। और किसानों की जमीन नहीं है उन्हें भी 15,000 रूपए दिए जाएंगे। हम गरीब परिवारों को राशन के साथ 3 किलो आलू भी देंगे। सिद्दीकी ने कहा कि जो अंतरीय जातीय विवाह करेगा उसे राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से 1 लाख रूपए दिया जाएगा। हम जाति को तोड़ना चाहते हैं। पुलिस की ड्यूटी को हम 8 घंटे का करेंगे। अगर उससे ज्यादा ड्यूटी लेंगे तो ओवर टाइम देना पड़ेगा। पुलिस के वेतन को भी बढ़ाया जाएगा। महिलाओं की भागीदारी पुलिस में बढ़ाएंगे। हम स्टार्टअप को 1 करोड़ रुपए देंगे ताकि अच्छे से काम
हो सके और इसी के साथ में दोस्तों फ्री वाईफाई कॉलेज में दिए जाएंगे। इस तरह के कई सारे वादे राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि भागवत ने हिंदुत्व पर बताया खतरा, तो बोले ठाकरे कहा खतरा है मगर उन्हीं से जो सत्ता के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करते हैं। विजयदशमी के कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत के बयान पर पलटवार करते हुए उद्धव ठाकरे की तरफ से बातें कही गई हैं। इसी के साथ में दोस्तों CWC की कांग्रेस पार्टी की बैठक में लखीमपुर खीरी मामले को लेकर सोनिया गांधी ने चर्चा करते हुए कहा कि इससे किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी नेताओं की सोच का पता चलता है। जिस तरह की हरकतें लखीमपुर खीरी में की गई हैं और एक और जानकारी की माने तो लापता पोस्टर पर फूटा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का गुस्सा, बोली देशद्रोहियों के लिए कोई जगह नहीं है। आपको बताते चले कि भोपाल से सांसद भारतीय जनता पार्टी की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह कबड्डी खेलते दिखाई दे रही थी, जिसके बाद लोग सवाल खड़ा कर रहे थे कि इतने गंभीर मामले में बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश रचने जैसे गंभीर मामलों में उन पर केस चल रहा है। इसके बावजूद दोस्तों जब भी कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जाता है, आप लोग देखते हैं कि व्हील चेयर का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इस तरह से कभी गरबा खेलते दिखाई देती हैं, कभी कुश्ती के कार्यक्रम के दौरान खेलती हुई दिखाई देती हैं। इसी के साथ में इससे पहले उनको बास्केटबॉल भी खेलता हुआ देखा गया था। कुल मिलाकर सवाल ये खड़ा होता है कि जब वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो आखिर कोर्ट के सामने क्यों नहीं जाती और कोर्ट के सामने जाकर उन पर चल रही कार्रवाई को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाता। क्या जब भी कोर्ट बुलाएगा तो इस तरह से व्हील चेयर का इस्तेमाल करेंगी और उसके बाद इस तरह की चीजें करती दिखाई देंगी। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों ने डाल दिया उसके बाद भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा इस पर भड़क गई और उन सभी को देशद्रोही बताते हुए शाप देते हुए दिखाई दी है। और एक और जानकारी की माने दोस्तों तो अखिलेश यादव ने बनाई नई पार्टी, बसपा से सपा में आए नेताओं को बनाया अध्यक्ष। चुनावी सरगर्मियों के बीच में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की नई विंग बनाई है। समाजवादी बाबा साहेब वाहिनी गठित की गई है। बसपा से आए पुराने नेता मिठाई लाल भारती को इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। सपा के इस निर्णय के पीछे दलित वोटरों को एक साथ लाने की कोशिश है। मिठाई लाल भारती कुछ समय पहले बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। बलिया के रहने वाले मिठाई लाल भारती बसपा के पूर्वांचल के जोनल कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने मिठाई लाल भारती से जल्द ही वाहिनी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाने को कहा है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव की तरफ से इस तरह से नई रणनीति बनाई जा रही है जिसके तहत कार्य किए जा रहे हैं। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी का सिलेक्शन होगा क्या, ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के CWC की बैठक बुलाई गई थी जिसमें सोनिया गांधी खुद मौजूद रही, राहुल गांधी और तमाम CWC के मेंबर भी मौजूद रहे। G23 जिन्हें कहा जाता है जो गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, उनमें से भी कई लोग मौजूद थे। सभी ने अपनी अपनी बातें रखी और इस दौरान सोनिया गांधी की तरफ से दो बड़ी बातें कही गई। उन्होंने कहा कि मैं कार्यकारी अध्यक्ष नहीं हूं बल्कि परमानेंट अध्यक्ष हूं, इसीलिए अगर मुझसे बात करनी है तो सीधे बात करें, मीडिया के थ्रू मेरे से बात करने की कोशिश ना करें। उनका सीधा निशाना था दोस्तों कपिल सिब्बल की तरफ। और दूसरी ओर राहुल गांधी को लेकर सभी नेताओं ने कहा कि उनको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए और इससे पहले कांग्रेस पार्टी में चुनाव होना चाहिए। लोगों को तय करने दीजिए, कार्यकर्ताओं को तय करने दीजिए कि कौन कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होगा। इसी के साथ में एक और जानकारी है जहां पर प्रियंका गांधी की रैली के बाद वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जिस तरह से प्रियंका गांधी की रैलियों में सभी धर्मों को, सभी लोगों को एकजुट करने का संदेश दिया गया, उसके बाद दूर दूर तक मैसेज पहुंचा है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के क्षेत्र में किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती और इसीलिए प्रधानमंत्री की जल्द ही उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक रैली कराने को लेकर बीजेपी तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर रोड मैप बनाया है जिसमें उत्तर प्रदेश इकाई वाराणसी में विशाल जनसभा को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के तारीख और समय देने का अनुरोध कर रही है। और एक और अपडेट की माने तो यूपी चुनाव से पहले युवाओं और किसानों को रिझाने के लिए जयंत चौधरी ने बड़ा वादा किया है। उन्होंने अपने वादे के तहत कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे जनता को समर्थन करने के फायदे बता रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने जनता से भी इस पूरे मामले को लेकर फीडबैक लेने के लिए एक सोशल मीडिया पर लिंक भी जारी किया है। दरअसल दोस्तों अगर आज की डेट में कोई राजनीतिक पार्टी अपने पूरे चुनावी मोड में आ चुकी है तो उसका नाम है राष्ट्रीय लोक दल और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में रैलियां करने में पूरी तरह से डट चुके हैं। पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने नेता के समर्थन में लगातार सामने आते हैं। और एक और जानकारी की माने दोस्तों तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज अब्दुल रहीम राथर के बेटे हिलाल राथर ने शनिवार को जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सज्जाद लोन की पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। हिलाल का पीसी में शामिल होना फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली एनसी के लिए झटका है। पिछले हफ्ते नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। अपनी पार्टी में हिलाल राथर का स्वागत करते हुए सज्जाद लोन ने कहा कि पीसी केंद्र शासित प्रदेश में एक राजनीतिक वास्तविकता बन गई है जिसके कारण कई सारे नेता हमारे साथ में आकर खड़े हो गए हैं। संभावना ये है कि आने वाले दिनों के अंदर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता सज्जाद लोन की पार्टी में शामिल हो जाएंगे। एक
घटनाक्रम में सेवानिवृत्त पुलिस के उप अधीक्षक खुर्शीद अहमद खान शनिवार को बारामूला जिले के अंदर एक इलाके में समारोह में सैयद अल्ताफ बुखारी की पार्टी में शामिल हो गए हैं। कुल मिलाकर जो दो मेन स्ट्रीम पार्टी बताई जाती थी, चाहे पीडीपी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन दोनों से अलग और भी पार्टियां लगातार मजबूत होती जा रही है और जम्मू कश्मीर के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम बनता जा रहा है दोस्तों। और ऐसे में एनसी और पीडीपी के लिए ये तगड़ा झटका है। एक और जानकारी की माने तो सीडब्ल्यूसी मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि अगले साल 21 अगस्त से लेकर 20 सितंबर के बीच में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होगा। वेणुगोपाल ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। और दोस्तों, बसपा के वोटरों पर नजर गड़ाए हुए हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। इस जानकारी के सामने आने के बाद बसपा के नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो कितनी भी कोशिश कर लेंगे, फेल ही होंगे। और इसी के साथ में झारखंड के अंदर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते दिखाई दिए। झारखंड के स्पोर्ट मंत्री, जिसको लेकर लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं दोस्तों, झारखंड के खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जिंदा रहते हुए श्रद्धांजलि दे दी, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है और उनकी कड़ी आलोचना की जा रही है। कम से कम मंत्री के पद पर हैं तो इतनी जानकारी उनको होनी चाहिए कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पूरी तरह से स्वस्थ हैं और एक बार फिर से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में सामने आएंगे। इस सभी की ये दुआ है। और ऐसे में दोस्तों, आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी मंत्री जी के बारे में, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और अपडेट की माने तो मैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व कालिक अध्यक्ष मुझसे मीडिया के जरिए बात न करे, सोनिया गांधी ने जानकारी दी है। इसी के साथ में दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के युवक की हत्या के मामले को लेकर मायावती ने ट्वीट करते हुए अत्यंत दुखद खबर बताते हुए शर्मनाक भी बताया है। और वहीं पर डिप्टी सीएम ने देर रात भारत पाकिस्तान सीमा पर पुलिस के नाकों की औचक चेकिंग करने के लिए और पुलिस को दिए हैं सख्त निर्देश। आपको बताते चले कि पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रांधवा ने शुक्रवार शनिवार देर शाम अमृतसर, बटाला और गुरदासपुर जिले में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पुलिस के नाके की औचक चेकिंग की। और इस दौरान उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर हम चाहते हैं कि पुलिस के नाके को और ज्यादा सख्त किया जाए। साथ ही पुलिस को और ज्यादा सतर्क रहने के लिए कहा गया, किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरतने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वाले अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी के लोग अगर चाहेंगे कि मैं एक बार फिर से पार्टी की जिम्मेदारी संभालूं तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर पार्टी के लोग मुझसे ऐसा कहेंगे तभी होगा। कुल मिलाकर आपको बता दें कि राहुल गांधी को एक बार फिर से अध्यक्ष बनाए जाने की मांग है। और ऐसे में दोस्तों, अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।